हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं हूं सी एस अनूप जैन और आज हम लेकर आए हैं सेकंड क्लास ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। होपफुली पहली क्लास देखकर आप लोग बहुत एक्साइटेड हुए होंगे एंड बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईबीसी और मुझे पूरा यकीन है कि आपने बहुत कुछ उस क्लास से सीखा होगा। और सर उसी क्लास को अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज सेकंड क्लास आईबीसी की। वो बच्चे जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी प्लीज वो पहली क्लास जरूर देखिएगा और सर मजा ही आ जाएगा आपको। और आज सेकंड क्लास हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आज आपको सिखाने जा रहा हूं। चलिए सर, लास्ट क्लास में बताया मैंने कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 इसका पर्पस क्या है, और मैंने बोला पर्पस है रिवाइवल, द बेसिक पर्पस, द इनहेरेंट पर्पस जस्ट टू रिवाइव द कंपनीज। लेकिन सर अब जब लॉ बना, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं टॉपिक को। सर जब लॉ बना तो आप सबको पता है जब भी लॉ बनता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। पार्लियामेंट लॉ बनाती है, दैट इज लोकसभा पास करता है, राज्यसभा पास करता है, प्रेसिडेंट साइन करता है एंड ऑल। तो सर इसके बारे में जानते हैं, लिख लीजिएगा। 5 मई 2016, बेटा लिखना जरूर है, 5 मई 2016 लोकसभा में ये लॉ पास किया गया। लिखेगा 11 मई 2016, 11 मई 2016 को राज्यसभा में ये लॉ पास किया गया, राइट। उसके बाद 28 मई 2016 को हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने इसके ऊपर साइन कर दिया। एंड देन 28 मई को प्यारो, अरे ओ प्यारो, 28 मई को ही इसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया गया। हाँ जी, क्या आपको पता है ऑफिशियल गैजेट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिशियल गैजेट? हाँ जी, डू यू नो? नाम तो बहुत सुना होगा लेकिन पता नहीं होगा शायद। मैं भी अभी नहीं बता रहा हूँ। ऑफिशियल गैजेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा, इन सेक्शन 1। यस सर, सेक्शन 1 के अंदर बताऊंगा जब हम सेक्शन 1 पढ़ेंगे ना आईबीसी का। यस सर, मैं आपको बता दूं, आपने सुना जरूर होगा सेक्शन 1 में टाइटल, नेम, एक्सटेंड लिखा होता है, कमेंसमेंट एक्सटेंड लिखा होता है, लेकिन सर आपने कभी सेक्शन 1 पढ़ा नहीं है शायद। और सेक्शन 1 पढ़ने का भी एक तरीका होता है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 1 कैसे पढ़ा जाता है। और सर बहुत बारीक बारीक चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 1 पढ़ने का तरीका क्या है, असली तरीका क्या है। लेकिन आज नहीं, तो वेट फॉर, और वहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल गैजेट के बारे में भी बड़ी सारी चीज़ें समझा दूंगा। इज दैट ओके? लेकिन आप ये हायरार्की नॉट फॉर एग्जाम बट फॉर योर नॉलेज कि भाई लॉ कब बना, कैसे बना, पता होना चाहिए जब आईबीसी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, चलिए सर, छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ इसमें बताने वाला नहीं था कि लॉ कब बना। तो दैट इज 28 मई 2016 को लॉ ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया। नाउ अच्छा, अब लॉ का नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। जब हम ये लॉ पढ़ते हैं तो हर बच्चा एक सवाल पूछता है, सर हमने तो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा, अच्छा जी। सर हमने तो सेबी एक्ट पढ़ा। सर अभी तक तो हमने जो पढ़ा सब एक्टी एक्ट पढ़े। सर आज आप ये नई चीज पढ़ा रहे हो, सर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। सर आप ये बता दो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड द एक्ट। तो सर एक क्वेश्चन सबके दिमाग में उठता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड द कोड? एक्ट एंड कोड में क्या फर्क है? तो ध्यान से सुन लीजिए अब सबके सब। इसको समझाने के लिए, एक्ट एंड कोड, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखिएगा, दैट इसको समझाने के लिए एक शब्द होता है लॉ मतलब कानून, एंड लॉ इंक्लूड्स एक्ट, कोड, रूल्स, रेगुलेशंस। लॉ इंक्लूड एवरीथिंग, एक्ट, कोड, रूल्स, रेगुलेशन, इवन द ऑर्डिनेंस। आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव के अंदर फर्स्ट मॉड्यूल JIGL, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इवन द ऑर्डिनेंस इज अ लॉ। एंड कैन वी से दैट इज सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड केस लॉ। अगर सुप्रीम कोर्ट केस लॉ डिसाइड कर देता है तो वो भी कानून बन जाता है, इट बिकम अ लॉ ऑफ लैंड। तो सर ये लॉ इज अ वाइडर टर्म, कैन वी से लॉ इज अ वाइडर टर्म। बच्चों एक एक शब्द को लिखना है, मेरी बात समझ में आ रही है? प्रॉपर नोट्स। और ये जो नोट्स आप बनाओगे, मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूँ जिंदगी भर आपको काम आने वाले हैं। ये नॉलेज इतना सिंप्लीफाइड जो मैं लिखवा दूंगा आपको, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा और आपको जिंदगी भर काम आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक चीज यहाँ पे ये क्लियर कर लीजिएगा कि लॉ इंक्लूड एवरीथिंग, एक्ट, कोड, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस। और आज हम, मेरी बात सुन लो, आज हम बात कर रहे हैं एक्ट और कोड के ऊपर। सर किसी दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा रूल्स कौन बनाता है, रेगुलेशन कौन बनाता है। सर ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन इसके बारे में कभी कुछ पता ही नहीं है। कंपनीज एक्ट में दुनिया भर के रूल्स आपने पढ़े हैं, लेकिन यही नहीं पता रूल कौन बनाता है, रूल बनाने की पावर किसको दी गई है, क्यों दी गई है,
कहां पे दी गई है, कौन से सेक्शन में दी गई है, किसने दी है, तो वो रेगुलेशन कौन बना रहा है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और हमें पता होनी चाहिए। लेकिन आज का फोकस सर रूल्स रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस क्या है, ये केस लो क्या है, इसके ऊपर सबके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक्ट क्या है और कोड क्या है। तो दैट इज समथिंग, एक्ट और कोड, इज दैट ओके। लेकिन एक चीज क्लियर है, एक्ट भी लो है और कोड भी लो है, दोनों कानून है, दोनों कानून है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ये पहली बात तो ये समझ लो, एक्ट बोल दो कोड बोल दो सर, कानूनी तो है, बोलने का तरीका अलग अलग है। लेकिन सर याद रखिएगा, वैसे जब भी पार्लियामेंट लॉ बनाता है तो उसको एक्ट, उसको नाम क्या देता है, एक्ट, उसको नाम क्या देता है, एक्ट। लेकिन जब भी कोई लॉ बनाया जाता है, अब ध्यान से सुनना, जब भी कोई लॉ बनाया जाता है, मैं हिंदी में लिखता हूं, जब भी कोई लॉ बनाया जाता है, और वो जो लॉ है, अब इसके मैं बता रहा हूं दो रीजन, ध्यान से सुनना, दो रीजन है सर। वो लॉ अगर प्रोसीजरल लॉ है, वो लॉ अगर प्रोसीजरल लॉ है, मतलब ऐसा लॉ है जिसके अंदर किसी चीज को करने का प्रोसीजर बता रखा है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, वो लॉ अगर प्रोसीजरल लॉ है, आर यू गेटिंग, मतलब उसमें कुछ करने का, मतलब एक कानून ऐसा बताया जा रहा है, एक कानून ऐसा बनाया जा रहा है जिसके अंदर किसी चीज को करने का प्रोसीजर बताया जाएगा, मतलब इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। तो सर उसको देखने को मिलता है कि कई बार उसको कोड के फॉर्म में बना दिया जाता है, उसको कोड के फॉर्म में बना दिया जाता है। और सर एक और कारण होता है, वैसे तो जनरली आप देखेंगे हमेशा जब भी लॉ बनता है पार्लियामेंट एक्ट के फॉर्म में बनाता है, एक्ट एक्ट एक्ट। लेकिन सर अगर कोई लॉ ऐसा है जो प्रोसीजरल लॉ है, तो देखने को मिलता है कि लॉ मेकर उसको कोड के फॉर्म में बना देता है। और दूसरा रीजन ध्यान से सुनना, ये तो पहला रीजन था, दूसरा रीजन ध्यान से सुन लीजिएगा, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, दूसरा रीजन दैट अगर हिंदुस्तान में बड़े सारे एग्जिस्टिंग लॉ हैं, अगर हिंदुस्तान में बड़े सारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं, बहुत सारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं, और उन सारे एग्जिस्टिंग लॉ को लॉ मेकर रिपील कर रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान में बड़े सारे एग्जिस्टिंग लॉ हैं एक ही मैटर के ऊपर। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, एक ही मैटर पे बड़े सारे लॉ बने हुए हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह, और सेंटर लेवल पे भी अलग अलग, एक ही चीज को लेकर, एक ही चीज के लिए बड़े सारे लॉ बने हुए हैं और सारे मिसमैच कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो सर उन सारे एग्जिस्टिंग लॉ को रिपील करके जब लॉ मेकर एक कंसोलिडेटेड लॉ बनाता है, तो सर उसको भी कोड के फॉर्म में बना दिया जाता है। सर ये सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल दूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल देके चीजें समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले मैंने बोला पार्लियामेंट हमेशा जब भी कानून बनाता है तो एक्ट के फॉर्म में बनाता है। और सर मैं क्या कह रहा हूं, एक्ट बोल दो, कोड बोल दो, या शाहरुख खान बोल दो, फर्क क्या पड़ता है, तो कानून ही, आर यू गेटिंग दैट, है तो लॉ, बिकॉज लॉ इंक्लूड एक्ट, लॉ इंक्लूड कोड। लेकिन फिर भी बच्चा पूछ ही लेता है कि सर एग्जैक्ट डिफरेंस बताओ कोड और एक्ट में क्या है। तो मैं बता दूं, पार्लियामेंट जब भी लॉ बनाता है तो एक्ट के फॉर्म में बनाता है, लेकिन जब दो बातें आ जाती हैं सामने, अगर लॉ जो बनाया जा रहा है वो प्रोसीजरल फॉर्म में है, या फिर हिंदुस्तान में एक ही मैटर, एक ही चीज को लेकर अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉ बने हुए हैं और वो सारे मिसमैच हो रहे हैं, सारे हंग अप हो रहे हैं, तो लॉ मेकर कहते हैं सारे एग्जिस्टिंग लॉ को खत्म करो और एक लॉ बनाओ, सारे लॉ के लिए एक लॉ बनाओ। तो सर तब भी लॉ मेकर क्या करता है, उस लॉ को कोड के फॉर्म में बना देता है। इज दैट ओके विद यू? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं आईबीसी का, ध्यान से सुनना जरा। आईबीसी 2016 सर पहली चीज, और मैं आपको बता दूं आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में दोनों चीजें देखने को मिली। सर मैं आपको बता दूं आईबीसी में रिवाइवल करने का प्रोसीजर दे रखा है, रिवाइवल करने का प्रोसीजर दे रखा है, पूरा प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा और जो मैं आपको कराऊंगा भी। तो आप बोल सकते हो एक तरीके से इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, बिकॉज इसके अंदर प्रोसीजर दे रखा है हाउ टू रिवाइव द कंपनी, इसलिए लॉ मेकर ने इसका नाम कोड रख दिया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। दैट इज द फर्स्ट रीजन, दैट इज द फर्स्ट रीजन, रिवाइवल करने का प्रोसेस इसके अंदर दिया हुआ है। दूसरा सर सुनिएगा, इंडिया में, अब ये ध्यान से सुनिएगा, इंडिया में इंडिया में लिसन केयरफुली, इंसॉल्वेंसी को लेकर बड़े सारे एग्जिस्टिंग लॉ थे, बड़े सारे एग्जिस्टिंग लॉज थे। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात, इंसॉल्वेंसी को लेकर बड़े सारे एग्जिस्टिंग लॉज प्रिवेल करते थे हमारे देश में। अब आप बोलोगे सर कैसे? देखो सर फर्स्ट, सिक कंपनी को रिवाइव करने के लिए हमारे देश में सिक्का था, सिक्का 1985, याद करो लास्ट क्लास में सब बताया था। मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्या चीज बच्चे को कब बतानी है सर, उसका भी एक तरीका होता है।
अब लास्ट क्लास में मैंने आपको सिक्का का रेफरेंस दिया था, इसलिए आज मैं सिक्का के बारे में बोल सकता हूं, और मैं पहले बोल चुका हूं बच्चों को कि पहली क्लास देख लेना सो दैट आप ये समझ पाओ। तो सर मैं बता रहा हूं हमारे देश में एग्जिस्टिंग लॉ क्या क्या प्रिवेल करते थे, ध्यान से सुन लेना भाई। एग्जिस्टिंग लॉ क्या क्या प्रिवेल करते थे। सिख कंपनी को रिवाइव करने के लिए क्या होता था, सिक्का। आर यू गेटिंग दैट। और सर सुनिएगा, हमारे देश में बड़ी सारी स्टैचुरी बॉडीज भी हैं, जैसे LIC, जैसे UTI एटसेट्रा एटसेट्रा। सर क्या इनका भी इंसॉल्वेंसी होती होगी? इंसॉल्वेंसी तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं इनकी इंसॉल्वेंसी के लिए सेपरेट लॉज थे। आर यू गेटिंग? इनकी इंसॉल्वेंसीज के लिए सेपरेट लॉज थे, कंपनी की इंसॉल्वेंसी के लिए सेपरेट लॉ थे। चलो सर आगे चलते हैं। क्या हमारे देश में LLPs भी हैं? और क्या LLP के लिए LLP एक्ट भी है? सर LLP के वाइंडिंग अप के लिए, LLP के रिवाइवल के लिए, LLP की रिकवरी के लिए भी हमारे देश में सेपरेट लॉ थे। एवरीबडी नो दैट LLP इज रेगुलेटेड बाय द LLP एक्ट। क्या आपको लग नहीं रहा है हमारे देश में अलग अलग एंटिटी को रिवाइव करने के लिए या उनकी इंसॉल्वेंसी और उनकी वाइंडिंग अप के लिए बड़े सारे लॉ प्रिवेल कर रहे थे, हाँ या ना? यस सर। तो सर LLP के लिए भी अलग अलग चीजें रेगुलेट हो रही थी, अलग अलग लॉज रेगुलेट कर रहे थे, और सारे लॉ आपस में मिसमैच हो रहे थे। और सुन लो, हमारे देश में जो इंडिविजुअल्स थे, या पार्टनरशिप फर्म्स थी, मैं आपको बता दूं, तो जो पार्टनरशिप फर्म्स थी, लिख लीजिए, उसके लिए हमारे देश में लिखेगा एक कानून हुआ करता था, दैट इज प्रेसिडेंशियल, लिखिएगा प्रेसिडेंशियल टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1908। ये एक लॉ हुआ करता था इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। क्या मैं बोलूं इंडिविजुअल्स की इंसॉल्वेंसी के लिए अलग लॉज है? क्या मैं बोलूं LLP के लिए अलग लॉ है? क्या मैं बोलूं स्टैच्यूटरी बॉडी के लिए अलग लॉ है? सिख कंपनी के लिए रिवाइवल के लिए अलग लॉ है, सिक्का 1985। क्या हमारे देश में एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तो कुछ ही एग्जांपल है, और भी बहुत सारे थे। तो मुझे बताओ, क्या हमारे देश में इंसॉल्वेंसी के मैटर के लिए ही क्या दुनिया भर के लॉज बने हुए थे? और सारे लोग, कुछ लोग कुछ कहता था, एंड डेफिनेटली हमारे देश में इंसॉल्वेंसी के लिए स्ट्रॉन्ग लॉ था ही नहीं। लॉ मेकर ने इस बात को समझा और लॉ मेकर ने बोला सर इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड, मैं बोल रहा हूं ध्यान से, इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, रिपील। तो क्या मैं बोलूं इन सारे लॉ को रिपील करके, सारे एग्जिस्टिंग जितने भी इंसॉल्वेंसी लॉज हमारे देश में प्रिवेल करते थे, सर उन सारे इंसॉल्वेंसी लॉज को रिपील करके सर एक कंसोलिडेटेड लॉ बनाया गया और उस लॉ का नाम रखा गया IBC 2016। तो क्या मैं बोल सकता हूं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड इज अ कंसोलिडेटेड लॉ, इट कंसोलिडेट ऑल द इंसॉल्वेंसी लॉज, अपने अंदर उसने सारे लॉज को संभाल लिया। अब मैं पूछता हूं आपसे, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज क्या बताई थी, पार्लियामेंट जब भी लॉ बनाता है तो एक्ट के फॉर्म में बनाता है, लेकिन सर जब दो बातें उसको दिखती हैं कि अगर लॉ प्रोसीजरल फॉर्म में है या फिर लॉ कंसोलिडेट करके, बड़े सारे लॉ को, एग्जिस्टिंग लॉ को कंसोलिडेट करके एक नया लॉ बनाया जा रहा है, एक लॉ प्रिवेल किया कर रहा है, तो भी उसको आप क्या करते हो, कोड के फॉर्म में बना देते हो। आर यू गेटिंग? लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता, एक्ट भी कानून है और कोड भी कानून है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए लॉ मेकर ने इसका नाम क्या रख दिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। इट कंसोलिडेट ऑल एग्जिस्टिंग लॉ बेसिकली। आर यू गेटिंग? क्या मैं बोल सकता हूं आफ्टर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, क्या मैं बोल सकता हूं आफ्टर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, सर जो इंसॉल्वेंसी के जितने भी मैटर हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, इंसॉल्वेंसी के बच्चों जितने भी मैटर्स हैं, इंसॉल्वेंसी के जितने भी मैटर्स हैं, चाहे अब वो कंपनी की इंसॉल्वेंसी हो, चाहे वो LLP की इंसॉल्वेंसी हो, चाहे वो स्टैच्यूटरी बॉडी की इंसॉल्वेंसी हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स की इंसॉल्वेंसी हो, आप मुझे बताओ, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी हो, मुझे बताओ सारे इंसॉल्वेंसी के मैटर के लिए कौन डील करेगा, द वन कंसोलिडेटेड लॉ IBC 2016। क्या पहले इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म्स, इनके लिए, कंपनी के लिए, स्टैच्यूटरी बॉडीज के लिए क्या अलग अलग इंसॉल्वेंसी लॉज हमारे देश में प्रिवेल कर रहे थे? क्या? यस। लेकिन IBC 2016 ने सब खत्म कर दिया और एक सिंगल लॉ बनाया। आप मुझे बताओ, क्या GST ने भी यही ड्रामा किया था? मुझे बताओ, मैं पूछता हूं आपसे, क्या GST ने भी बड़े सारे लॉ को कंसोलिडेट करके एक लॉ बना दिया था? बोलो हाँ या ना। आंसर इज यस। तो दैट इज समथिंग इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। हैव यू अंडरस्टैंड? लेकिन मेरी बात समझो, लॉ बोल दो, एक्ट बोल दो या कोड बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक समझाने की चीज है कि लॉ मेकर की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड कोड। लॉ इंक्लूड एवरीथिंग, लॉ इंक्लूड एक्ट, लॉ इंक्लूड कोड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
इज दैट ओके विद यू? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दैट इज समथिंग आईबीसी 2016, दैट इज द टू रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। होपफुली यहां तक बात समझ में आ गई है। इज दैट ओके? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 सर लॉ मेकर का लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, लॉ इंक्लूड एवरीथिंग, लॉ इंक्लूड एक्ट, law include code, law include rules, regulation, ordinance, even the Supreme Court decided case law, law is above all. Is that okay with you? चलिए सर, तो दो चीजें अभी तक हमने डिस्कस कर ली। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, लिखेगा द नेक्स्ट पॉइंट। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 लिखिए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। इज दैट ओके? लिखिएगा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। क्या आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शन है? हाउ मेनी सेक्शन इन कंपनीज एक्ट 2013? हाउ मेनी सेक्शन इन कंपनीज एक्ट 2013? 470 सेक्शन है। क्या आपको पता है आईबीसी 2016 में कितने टोटल सेक्शन है? लिखिएगा, टोटल 255 सेक्शन है। टोटल 255 सेक्शन है इन आईबीसी 2016, या टोटल 255 सेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लिखिएगा, और ये 255 सेक्शन लिखिएगा 4 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये 4 पार्ट में डिवाइड है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। प्लीज लिख लीजिए इसको, ध्यान से सुनिए बच्चों। पार्ट 1 में लिखिएगा सेक्शन, बेसिक सेक्शन है, बेसिक्स है, और लिखिएगा सेक्शंस 1 2 3 आपको देखने को मिलेगा। और मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको ये पढ़ाऊंगा सेक्शन 1 से। यस, तो दैट इज पार्ट 1 वी आर टॉकिंग अबाउट। लिखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 में लिखिएगा, पार्ट 2 में आएंगे सेक्शन 4 to 77, सेक्शन 4 to 77 आएंगे। और सर इन सेक्शन, ये सेक्शन डील करेंगे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी से, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी से। कॉर्पोरेट्स की जो इंसॉल्वेंसी है, कंपनीज की जो इंसॉल्वेंसी है, एलएलपी की जो इंसॉल्वेंसी है सर, वो सेक्शन 4 to 77 डील करेंगे। और मैं आपको बता दूं ये दो चीजें डील करेंगे, कॉर्पोरेट्स का रिवाइवल, और याद करो लास्ट क्लास में बताया था इफ रिवाइवल इज नॉट पॉसिबल, लास्ट क्लास में बताया था इफ रिवाइवल इज नॉट पॉसिबल तो सर उसका लिक्विडेशन हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में समझा दिया था। अब आप मुझे बताओ हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज सेक्शन 4 to 77। हैव यू अंडरस्टैंड? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो पार्ट 1 दैट इज बेसिक्स, पार्ट 1 दैट इज बेसिक, सेक्शन 1 to 3, एंड सेक्शन 4 to 77 दैट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। और इसके अंदर पहले आप रिवाइवल पढ़ेंगे, और रिवाइवल के बाद क्या पढ़ेंगे? पहले रिवाइवल पढ़ेंगे, और रिवाइवल के बाद क्या पढ़ेंगे? अगर रिवाइवल नहीं हो पाया तो फिर लिक्विडेशन। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं सर, फिर आएंगे सेक्शन 78 to सेक्शन 187, सेक्शन 78 to सेक्शन 187। और सर ये डील करेंगे इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं उनकी इंसॉल्वेंसी से, उनकी इंसॉल्वेंसी से। यानी पार्ट 2 किससे डील कर रहा है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी से। और पार्ट 3 को किससे डील कर रहा है? इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी से। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एंड जो दैट इज पार्ट 4 है वो आएगा बेटा सेक्शन 188 टू सेक्शन 255। और there are certain miscellaneous provision, तो ये पूरे 255 सेक्शन आपके सिलेबस में है। आर यू गेटिंग दैट? एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड आई एम टेलिंग यू आईबीसी के अंदर बहुत काम है, मार्केट के अंदर आईबीसी के अंदर यू कैन क्रिएट, आई एम टेलिंग यू आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, बहुत काम है मार्केट के अंदर सर। तो सर इट इज अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक आईबीसी, और इसकी नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और लेटेस्ट लो है 2016 में आया है। एंड आई एम टेलिंग यू बहुत काम लोग, बहुत लोग इसके अंदर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोग भी इसके अंदर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं सर। तो दैट इज समथिंग, द बाइफर्केशन ऑफ द सेक्शन, द बाइफर्केशन ऑफ ऑल द सेक्शन बेसिकली, कि कितने सेक्शन है और क्या क्या पढ़ना है। अब आप मुझे बताओ, मैं सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा आपको? पार्ट 1 में बेसिक पढ़ा दूंगा, फिर हम आएंगे कॉर्पोरेट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है, लेकिन मैं आपको बता दूं ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी है।
ये भी पता होना चाहिए। और पार्ट 4 दैट इज मिसलेनियस प्रोविजन, और एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक, बच्चों याद रखिएगा हमेशा जब भी आप कोई लॉ पढ़ें, जब भी आप कोई कानून पढ़ें, तो लॉ पढ़ने से पहले, कानून पढ़ने से पहले पूरे लॉ का फ्रेमवर्क समझ लें। जब तक आप इस लॉ का फ्रेमवर्क नहीं समझेंगे तो मैं आपको बता दूं आप कभी भी कुछ उस लॉ के अंदर समझ ही नहीं पाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिकली। अरे गेटिंग, अब देखो हमने 2 क्लास लगा दी हैं और आज भी शायद हम सेक्शन 1 तक पहुंच ही ना पाए, विल नॉट एबल टू रीच सेक्शन 1 एक्चुअली। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मेरी बात समझ में आ रही है? सेक्शन 1 तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, रीजन बिंग बिकॉज हमें पहले पूरा फ्रेमवर्क समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कहानी है क्या। अब देखो लास्ट क्लास में पर्पस, और पता है पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप सेक्शन पढ़ोगे तो जब भी सेक्शन पढ़ोगे तो उसका लॉजिक आपको उसके पर्पस से ही समझ में आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो सर हम इसीलिए सारा का सारा जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं तो हम उसके पीछे का ये पूरा फ्रेमवर्क इस तरीके से समझते हैं, और ये तो आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में दे रखा है, इसको तो आप लाइटली नहीं ले सकते। और ये आपके कोर्स में IBC 2016 कैन बी से 100 नंबर का तो पूरा इलेक्टिव पेपर है, और 50 नंबर का CR के पेपर में है कैन बी से, और 30 नंबर का आपका 30 नंबर का कितने नंबर का, आई थिंक 25 नंबर का या 25 मार्क्स का आपका सेटिंग अप के पेपर में भी है। तो कैन बी से काफ़ी मार्क्स इसके अंदर आपका कवरेज है। तो सर एग्जीक्यूटिव में आप पढ़ रहे हो, फाइनल में आप पढ़ रहे हो, फाइनल में 2-2 बार पढ़ रहे हो, तो शायद ICC को लगता है एग्जीक्यूटिव में सेटिंग अप में पढ़ाया, फिर CRI में पढ़ा, और फिर इलेक्टिव पेपर इंसॉल्वेंसी भी दे दिया। तो क्या मैं बोलूं एक पेपर को ICSI 3-3 बार पढ़ा रहा है, एक टॉपिक को 3-3 बार पढ़ा रहा है, तो कुछ तो दम होगा ना यार टॉपिक में। तो डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस पेपर, इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस टॉपिक IBC 2016। चलिए सर लिखिएगा एक टॉपिक और एक कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लिख लो भाई, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन टिप्स होने चाहिए। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है लिखो भाई। क्या होता है बेसिकली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी समझते हैं। मुझे बताओ इस जब ये लॉ पढ़ना हम शुरू करेंगे तो बार बार एक शब्द यूज होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कंपनीज का रिवाइवल कौन करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो सवाल उठता है कि ये कौन है, तो लिखिएगा जितने भी कॉर्पोरेट पर्संस हैं, जितने भी कॉर्पोरेट पर्संस हैं यानी कंपनी, LLP, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सर उनका जो रिवाइवल है, उनका जो रिवाइवल के मैटर्स है, उनके जो इंसॉल्वेंसी के मैटर है वो कौन देखेगा? उनके रिवाइवल और इंसॉल्वेंसी के मैटर कौन देखेगा? NCLT। और NCLT के अगेंस्ट अपील कहां जाएगी? NCLAT में। तो सर कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट पर्सन के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या होगा? दैट इज NCLT और NCLAT। लेकिन याद रखिएगा जब भी कभी इंडिविजुअल्स की बात आएगी और पार्टनरशिप फर्म्स की बात आएगी, इसको ध्यान से सुन लेना। तो सर इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के मैटर्स, इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के मैटर मुझे बताना जरा। सिक्योरिटी लॉ के मैटर कौन देखा है? SEBI कौन देखता है? SEBI सेट बोलो आप मुझे बताओ। दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट के मैटर्स कौन देखता है? CCI। अलग अलग रेगुलेटर क्या 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 मैं बोलूं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के जो मैटर्स होते हैं वो कौन देखता है? ट्राई। तो उसी तरीके से IBC 2016 में जब भी इंसॉल्वेंसी का मैटर कंपनीज का आएगा तो उन मैटर्स को कौन देखेगा? NCLT, और NCLT को बोला जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इज दैट ओके? लेकिन सर जब भी इंडिविजुअल्स के मैटर आएंगे और जब भी बच्चों पार्टनरशिप फर्म्स के मैटर आएंगे तो सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी DRT। कौन होगी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगी? और उनके इंसॉल्वेंसी मैटर कौन देखेगा? उनके इंसॉल्वेंसी मैटर्स कौन देखेगा? लिख लीजिएगा बच्चों, उनके इंसॉल्वेंसी मैटर्स कौन देखेगा? दैट इज DRT। और DRT के ऊपर अपील कहां जाएगी? DRET। और DRT की फुल फॉर्म लिख लो, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। और ये कौन है? डेट रिकवरी, लिख लीजिएगा, डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल। अपीलेट ट्राइब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल लिख लीजिए इसको। अब यू अंडरस्टैंड? अब आप बोलोगे सर अब ये DRT DRET का क्या माजरा है? तो माजरा कुछ नहीं है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है DRT। जब वो चैप्टर आएगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस आप ये नाम लिख के छोड़ दीजिए। DRT की फुल फॉर्म डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ये पता होना चाहिए लेकिन आप लोगों को। इज दैट ओके? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल
इज दैट ओके विद यू? समझ में आई बात आपको? एक सेकेंड, हाँ बस एक सेकेंड, ये समवन मैसेजिंग मी, ये मैं रिप्लाई कर दूं। यस चलो सर, चलिए सर। तो दैट इज समथिंग सिंपल। और अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बेसिकली होती क्या है। मुझे लगता है ये बात क्लियर है सबको। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, आगे 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 बढ़ते हैं। क्या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी समझ में आ गया? दो हैं, एक एनसीएलटी है और दूसरा कौन है अपना? डीआरटी। चलिए सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं और लिखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आईबीबीआई, इंसॉल्वेंट, सॉरी आईबीबीआई कह रहा हूं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। अच्छा एक बात बताओ, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड की तो हम बात कर रहे हैं। एक सवाल मेरा आप लोगों से, मेरा एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से है, मुझे ये बताओ कंपनीज एक्ट 2013 में क्या कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं या नहीं है? क्या कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं या नहीं है? क्या एमसीए है, क्या आरडी है, क्या आरओसी है कंपनीज एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, हाँ या ना? यस सर। उसी तरीके से लिख लीजिएगा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में भी कुछ अथॉरिटीज हैं। अब उस अथॉरिटीज की बात कर लें क्योंकि ये शब्द बार बार यूज होंगे तो आपको पता होना चाहिए। लिखिएगा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड हैज इंट्रोड्यूस 5 न्यू कॉन्सेप्ट्स। सर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ने 5 नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। अब वो 5 नए कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? ध्यान से सुनिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। इज दैट ओके विद यू? चलिए सर सबसे जो पहला पॉइंट है लिखिएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। बच्चों अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं कोई भी चीज, अभी तो मैं आपको लॉ पढ़ने के लिए तैयार कर रहा हूं, आईबीसी पढ़ने के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, अब है ना जब हम लॉ पढ़ेंगे तो शब्द आएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, फिर मुझे वहां बताना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आपको अभी पता चल जाए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या है। मुझे बताओ जल्दी से आईबीबीआई का क्या, सॉरी आईबीबीआई कह रहा हूं फिर, मुझे बताओ आईबीसी का मेन काम क्या है? आईबीसी का मेन काम क्या है? रिवाइवल करना। आईबीसी का काम क्या है? रिवाइवल करना, और रिवाइवल ना हो सके तो लिक्विडेशन करना। क्या मैं लास्ट क्लास में ये बता चुका हूं, हाँ या ना? अब मैं पूछता हूं आपसे, एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी, एक बड़ी कंपनी है, और मान लीजिए दैट इज एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी ए लिमिटेड है और एक बैंक है। इस बैंक ने ए लिमिटेड को 5,000 करोड़ का लोन दे रखा है एंड ए लिमिटेड इज नॉट एबल टू पे द लोन, फाइनेंशियल क्रंच आ गया है और ए लिमिटेड लॉसेस में है और लोन रिपे नहीं कर पा रही है। तो क्या इस कंपनी को रिवाइव करने की जरूरत है या नहीं है? अब मुझे बताओ कंपनी पे कर्जा कितना है? 5,000 करोड़ का। अब ये कंपनी रिवाइवल अपने आप हो जाएगी क्या? हाँ जी, मैं पूछता हूं आपसे, ये कंपनी रिवाइव अपने आप हो जाएगी क्या? नो सर। सर क्या इस कंपनी को रिवाइवल करने के लिए एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी? उस प्रोफेशनल को नाम दिया जाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का क्या काम होगा? सर ये रिवाइवल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होगा, रिवाइवल प्रोसेस एंड लिक्विडेशन प्रोसेस। सर ये काम करवाना पड़ेगा, और ये काम सर अपने आप नहीं होगा, ये रिवाइवल प्रोसेस अपने आप नहीं होगा। सर ये रिवाइवल प्रोसेस कौन अंजाम देगा? रिवाइवल कौन कराएगा? कॉर्पोरेट्स का। लिक्विडेशन कौन कराएगा? कॉर्पोरेट्स का, द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। और मैं पूछता हूं आपसे, आप मुझे बताओ सारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होंगे? हाँ जी, मेरा सवाल आपसे, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बेसिकली कौन होते हैं? लिख लीजिएगा सीएस। सर लिख लीजिएगा ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होते हैं? सीए, सीएमए, एडवोकेट्स, ये होते हैं सर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। एंड सर द वन एंड ओनली कंपनी सेक्रेटरी। सर हम लोग होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, बाकी प्रोफेशनल्स भी होते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। लेकिन सर ध्यान से सुन लेना मैं अनूप जैन, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मेरे को कंपनी सेक्रेटरी बने हुए 12-13 साल हो गए हैं। तो क्या मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता हूं? यस मैं बन सकता हूं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने का एक प्रोसेस है, यस जैसे सीएस बनने का एक प्रोसेस है उसी तरीके से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने का भी एक प्रोसेस है। तो सर ये एटसेट्रा एटसेट्रा नॉर्मली ये लोग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनते हैं। सर बाकी प्रोफेशनल विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशन, लेकिन मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सर मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं और मैं अपने कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मैंने लिखवा दिया ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सारे महान हैं, लेकिन सर मुझे तो बस यही मान लगता है एक मेरा प्यारा सीएस। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से क्या
क्या कंपनी सेक्रेटरी ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनते हैं क्या? सर बाकी प्रोफेशनल बनते हैं, मैं बता चुका हूं, अब उनको रहने दो, हम बात करेंगे सिर्फ अपने सीएस की। तो क्या सीएस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है? और हमारे इंडिया में कितने सीएस है जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन चुके हैं? और मुझे बताओ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन के सोच के देखिएगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन के आप किस चीज का काम करोगे? क्या कंपनी, इस बड़ी बड़ी कंपनी सर 5-5 हजार करोड़ का जो लोन है सर, उन कंपनी के अंदर जाके आप क्या बनोगे? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और उस कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करोगे। डोंट यू थिंक कितना एडवेंचरस काम होगा? सोच के देखिए। और मेरा एक सवाल और है आपसे, व्हेन यू बिकम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दिस कंपनी जिसपे 5,000 करोड़ का लोन है, मैं आपको बताऊंगा सर जेपी का केस बताऊंगा, बड़े सारे केस स्टडी बताऊंगा मैं आपको। आईबीसी स्टार्ट तो होने दो, अभी तो बेसिक है। प्रैक्टिकल केस स्टडी लेकर आऊंगा आपके लिए सर, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कितने बड़े बड़े केस होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं सर, प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको। सारी केस स्टडी लेकर आऊंगा आपके लिए आईबीसी 2016 में, चिंता मत कीजिए। मुझे बस आगे टॉपिक पे आने दीजिए आप बस अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। प्रैक्टिकली सर आपके दिमाग में बिठा देंगे आईबीसी का और आप बोलोगे मजा आ गया। सर मुझे एक चीज बताओ जल्दी से, क्या ये अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप बन जाते हो तो सर इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के जब आप रिवाइवल करेंगे तो मुझे लगता है लाखों करोड़ों में फीस तो तुम्हें भी मिली जाएगी। सर क्या आप मुझे बताइए, हमारे देश के अंदर आप मुझे बताइए क्या एनपीज हैं या नहीं है, क्या बैड डेट्स हैं या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो क्या हमारे देश में कंपनी को रिवाइवल करने की कोशिश चलती रहेगी, रिवाइवल होते रहेंगे? यस सर। और जब जब रिवाइवल होते रहेंगे तो एक ही प्रोफेशनल का नाम आता रहेगा, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। क्या आप मुझे बताओ इस फील्ड में हम जैसे प्रोफेशनल्स के लिए काम है या नहीं है? बेइंतहा काम है, मैं आपको बता दूं। आर यू गेटिंग? देखो क्या होता है हम लोगों को सही गाइडेंस होनी चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग चिल्लाते रहते हैं काम है, काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। आंखें खोलो, काम ही काम है। काम उन लोगों के लिए नहीं है जिसको पता नहीं है, जिसने सही तरीके से पढ़ा नहीं है। सर आप बहुत पैसे कमा सकते हो, बिलीव मी, लेकिन आपको सही अप्रोच पता होनी चाहिए। सर क्या आप इस फील्ड में, सर इतनी फील्ड में आपको यहां पे बैठा बैठा गिना सकता हूं कि कहां पे पैसा कमाया जा सकता है सीएस बनने के बाद। सर वही लोग चिल्लाते हैं जिसको कुछ आता जाता नहीं है कि पैसा नहीं है, कमा नहीं सकते। और वो तो मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग जो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर लेते हैं, वो तो कुछ भी बन जाए अपनी जिंदगी में, वो कभी जिंदगी में पैसे कमा ही नहीं पाएंगे, जिंदगी में सफल हो ही नहीं पाएंगे। तो सर आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, बहुत स्कोप है सर हमारे प्रोफेशन के लिए। सीएस जैसे प्रोफेशन के लिए मैं आपको बता दूं बेइंतहा स्कोप है। हमारे प्रोफेशन में कोई कमी नहीं है सर। दिल से पढ़ो दोस्तों, दिल से। अगर आप दिल से पढ़ोगे तो आप देखोगे सर स्कोप ही स्कोप है सर। यू कैन अर्न इनफिनाइट, आप कितना भी पैसा कमा सकते हो, अंधा पैसा कमा सकते हो, मेरी बात पे विश्वास कीजिए। एनीवे सर दैट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो सर कंपनी का जब रिवाइवल होगा तो सर किसकी याद आएगी? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की। क्या इतनी बात क्लियर है? मेरा एक सवाल और है, क्या कोई भी बंदा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है? नो सर। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए एक प्रोसेस होता है। क्या सीएस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है? यस सर। सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, ये सब लोग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहे तो बन सकते हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ क्वालिफिकेशन पास करनी पड़ेगी, कुछ क्वालिफिकेशन अप्रूव करनी पड़ेगी, और सर कुछ एग्जाम पास करने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। अब भी मत पूछिएगा कौन सा एग्जाम, टाइम आएगा तो बताऊंगा। क्या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का मतलब समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। आगे बढ़ते हैं। सर पहला कॉन्सेप्ट मैंने बोला आईबीबीआई, मैंने बोला आईबीबीआई, हाँ जी, इसने 5 नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए। पहला कॉन्सेप्ट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। मेरा सवाल है, क्या बच्चों इस लॉ के आने के बाद क्या कंपनी सेक्रेटरीज का, क्या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का, क्या एरिया ऑफ प्रैक्टिस इंक्रीज हो गया नहीं हो गया? क्या एरिया ऑफ प्रैक्टिस इंक्रीज हो गया नहीं हो गया? आप मुझे बताओ, जैसे जीएसटी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम बढ़ा दिया, वैसे क्या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ने क्या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का भी काम बढ़ा दिया क्या? आंसर इज यस। तो कैन वी से हमारे लिए तो आईबीसी वरदान है। तो दैट इज द एरिया ऑफ प्रैक्टिस इज एक्चुअली इंक्रीज्ड। तो दैट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इज दैट ओके? लिखिएगा, एक और नया कॉन्सेप्ट आया इसके अंदर, नोट कीजिएगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के बाद मैंने बोला, एक बार बताना जरा मुझे कमेंट में लिखकर, जल्दी से बताओ कितने नए कॉन्सेप्ट आए हैं? 5। पहला कॉन्सेप्ट हुआ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। दूसरा कॉन्सेप्ट लिखिएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं आईपीए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जल्दी से लिख लीजिएगा, दैट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। इज दैट ओके विद यू? अब ध्यान से सुन लीजिए सर, ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे सर ये क्या ड्रामा है, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है, प्लीज बताइए। लिखो सर, बताने के लिए बैठा हूं। सर अगर कोई भी व्यक्ति इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहता है, कोई भी व्यक्ति क्या बनना चाहता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहता है, तो लिख लीजिएगा उस बंदे को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा या फिर उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप मेंबरशिप वगैरह छोड़ दो, बस आप ये शब्द याद करो, उसको अपने आप को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के साथ क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति अपने आप को, अच्छा क्या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी किसी भी व्यक्ति को रजिस्टर्ड कर लेगी क्या? एक बंदा छोले कुलचे बेच रहा है पेड़ के नीचे बैठ के, वो छोले कुलचे वाला पहुंच जाता है आईपीए के पास और बोलता है मेरे को रजिस्टर्ड कर दो, क्या रजिस्टर्ड हो जाएगा क्या? वो नो। आईपीए बोलेगा कुछ क्वालिफिकेशन है वो आप फुलफिल कर दो और जो हमारे एग्जाम्स है वो फुलफिल कर दो, तो हम आपको रजिस्टर्ड कर देंगे। तो अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपको बताओ किससे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी से। हैव यू अंडरस्टैंड? यानी क्या मैं बोल सकता हूं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इज बेसिकली अ रेगुलेटर, इज अ रेगुलेटर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। अगर मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहता हूं तो मुझे कुछ क्वालिफिकेशन जो मैं बताऊंगा आगे चल के और एक कुछ एग्जाम वो पास करने पड़ेंगे, तब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी मुझको रजिस्टर कर लेगी। और सर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी मेरे पे ध्यान देती रहेगी कि मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, और अगर गड़बड़ कर रहा हूं तो मेरी जो मेंबरशिप है या मेरा रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो दैट इज अ सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। मुझे बताओ प्यारो, क्या ये बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स has to get registered with the insolvency professional agency। लिख लो मेरे प्यारो जल्दी से। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, हमारे देश में 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। 3, मैं अभी 3 के बारे में नाम बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। 3 कौन लिखिएगा? एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी बनाई है आईसीएसआई ने, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी बनाई है आईसीएआई ने, आईसीएआई ने, और एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी बनाई है आईसीएमएआई ने। बच्चों बड़े ध्यान से सुन लेना, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा फिर बताऊंगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? सर हमारे देश के 3 पिलर हैं आईसीए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड 3 रिस्पेक्टेबल बॉडीज हैं और ये जो बॉडीज हैं इन्होंने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी बनाई है। ध्यान से सुनिएगा, आईसीएसआई की बात करते हैं, लिख लीजिए प्लीज। इन्होंने, आईसीएसआई एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। अच्छा ये तीनों एक स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, ये तीनों एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इन्होंने अलग से सेपरेटली एक और अलग से बॉडी बनाई है जिसको हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी बोलते हैं। तो लिखिएगा, इन्होंने बनाई है आईसीएसआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं। तो आईसीएसआई की जो दैट इज आईपी है उसका नाम क्या है? आईसीएसआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आईसीएआई ने भी बनाई है और आईसीएआई का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इज दैट ओके? और तीसरा लिखेगा, आईसीएमए ने बनाई है और उसने लिखा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऑफ आईसीएमएआई। तो इन तीन लोगों ने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी बना रखी है, इनकी खुद की सेपरेट है। आर यू गेटिंग दैट? अब मेरा एक सवाल सुनिए, मेरा एक सवाल है। अब मैं अनूप जैन, मैं सीएस हूं, मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहता हूं। अब आप मुझे एक तो याद कर लो, हमारे देश में 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, वो किसने बना रखी है? इन तीनों ने, आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएमएआई। अब मेरा एक सवाल है, मैं अनूप जैन, मेरा एक सवाल है, मैं अनूप जैन, मैंने सीएस की हुई है।
और मैं कह रहा हूं मैं तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनूंगा, बहुत पैसा है, तो क्या मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता हूं? यस। तो मुझे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा आईसीएसआई की इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास और मैं बोलूंगा मेरे को रजिस्टर्ड कर दो। तो आईसीएसआई की जो आईपी है वो मेरे को बोलेगी सर आप अपनी क्वालिफिकेशन दिखाइए और हमारी क्वालिफिकेशन से मैच कर लो। अगर आपकी और हमारी क्वालिफिकेशन मैच कर जाएगी तो कुछ एग्जाम वगैरह देके हम आपको रजिस्टर कर लेंगे। सर एक बंदा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैसे बन सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, बनने का प्रोसेस क्या है, ये सब आपके चैप्टर में आएगा, मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं वो प्रोसेस नहीं बता रहा हूं, अभी मैं आपको 5 नए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या होती है या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होता है। मेरी बात समझो, क्या इतनी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब आप मुझे बताओ, अब मैं जा सकता हूं आईसीएसआई के पास, आईसीएसआई के पास, और मैं सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करूंगा। तो आईसीएसआई का जो आईपीए है, अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल और है, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, आईसीएसआई और आईसीएसआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, मुझे एक बात बताओ, ये एक है या ये दो है? मुझे कमेंट में लिख के बताओ ये बात कि आईसीएसआई और आईसीएसआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एक है या दो है? आईसीएआई और आईसीएमएआई, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये दो बॉडी है या एक बॉडी है? जस्ट टेल मी गाइस, फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आपके अकॉर्डिंग आईसीएसआई की जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, और आईसीएआई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आईसीएमएआई और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऑफ आईसीएमआई, ये एक है या दो है? जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। ये दो बॉडी है सर, ये दो बॉडी है। आईसीएसआई स्टैच्यूटरी बॉडी है जो सीएस का कोर्स करवा रही है, और आईसीएसआई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कोर्स करवा रही है। तो सर ये दो अलग अलग बॉडी हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बोलो हाँ या ना। यस सर। अब मेरी एक बात और सुन लीजिए ध्यान से, अब मेरी बात एक और ध्यान से सुन लीजिए। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे मेरा एक सवाल आप लोगों से है, यहाँ पे देखते हैं किसमें कितना दिमाग और कौन इसका जवाब देगा। और मैं कह रहा हूं ये जो मैं सवाल आपसे पूछूंगा, आप ये कहीं से भी पता भी कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, कोई भी किताब से ढूंढ सकते हैं। मुझे कमेंट्स में लिख के इसका जवाब दीजिएगा। बस मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, मैं अनूप जैन, मैं सीएस बन गया, अब मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं भाई इसमें बहुत पैसा है, मुझे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है। ठीक है भाई, मैं तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनूंगा, बिल्कुल बनना चाहता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मेरा सवाल है, अगर मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहता हूं, अब मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहता हूं, तो मैं किसकी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में जाऊं? मेरा सवाल ये है। मैं सिर्फ आईसीएसआई, क्योंकि मैं सीएस हूं, मैं क्या सिर्फ आईसीएसआई की इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में जाके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कोर्स कर सकता हूं, या तीनों में से किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का कोर्स मैं कर सकता हूं? मुझे ये सवाल का जवाब देना है। यानी जो सीएस है वो आईसीएसआई की प्रोफेशनल एजेंसी के पास जाएगा या किसी के पास भी जा सकता है? सीधा साधा सा सवाल है, आप मुझे इसका जवाब अगर दे सकते हैं तो प्लीज दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या एक कंपनी सेक्रेटरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का कोर्स करने के लिए, सर कोर्स करने के लिए, हाँ जी, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए तीनों में से किसी भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास जा सकता है या सिर्फ आईसीएसआई के पास जाएगा? मेरी बात समझ में आ गई? दूसरा सवाल, अगर मैं अनूप जैन, मैं सीएस का कोर्स करने के बाद मैं मान लो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन गया एंड आई एम गेटिंग रजिस्टर्ड विद आईसीएसआई, मेरी बात सुनना, मैं सीएस बन जाता हूं और मैं सीएस बनने के बाद मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईसीएसआई की इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के साथ में कोर्स कर लेता हूं और मैं इनका मेंबर बन जाता हूं। अब मैं कितने इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं? अब ध्यान से सुन लो, मैं दो लोगों का मेंबर हूं, एक तो मैं सीएस हूं तो मैं आईसीएसआई का भी मेंबर हूं, और एक मैंने कहां से कोर्स कर लिया है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऑफ आईसीएसआई से भी कोर्स कर लिया है, तो मैं इसका भी मेंबर हूं। मेरी बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ, मुझे कौन रेगुलेट कर रहा है? मुझे आईसीएसआई की इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रेगुलेट कर रही है। मेरी बात समझ में आ गई? अब मेरा सवाल है, इफ अनूप जैन इज रजिस्टर्ड विद आईसीएसआई आईपीए, और मुझे लगता है कि जो आईसीएसआई की आईपीए है वो मेरे को सही से रेगुलेट नहीं कर पा रही है, मुझे सही से गाइड नहीं कर पा रही है, तो क्या मैं आईसीएसआई का मेंबर बनने के बाद भी, आईसीएसआई की आईपीए का मेंबर बनने के बाद भी, क्या मैं अपनी मेंबरशिप चेंज कर सकता हूं दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ? दैट इज माई सेकंड क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये तीनों ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, बात समझने की कोशिश करें, ये तीनों ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है। मैंने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कोर्स कहां से कर लिया? आईसीएसआई की आईपीए से, और वहां पे रजिस्टर्ड हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं वहां पे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मेरे को सही से गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो क्या मैं आईसीएसआई की आईपीए को छोड़कर आईसीएआई की आईपीए को ज्वाइन कर सकता हूं? क्या मैं इस तरीके से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी की मेंबरशिप भी चेंज कर सकता हूं क्या? दैट इज माई सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो कमेंट में
जरूर लिखिएगा, लेकिन नहीं पता तो घबराने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जरूर बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इज दैट ओके विद यू? तो सर ये चीज याद रख लीजिएगा, 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है और तीनों बॉडीज ने बना रखी है एक एक करके। इज दैट ओके विद यू? क्या ये बात यहां तक क्लियर हो गई है? चलिए सर, ये सारा मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। एक चीज और सुन लो अब ध्यान से, अब एक चीज और सुने मेरी बात। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको भी ध्यान से क्लियर कर लीजिए। देखिए सर, समझते हैं। देखिए, मैंने बताया आईबीसी के अंदर 3 नए कॉन्सेप्ट आए। आईबीसी के अंदर कितने कॉन्सेप्ट आए? 3 नए कॉन्सेप्ट, सॉरी 5 नए कॉन्सेप्ट आए। 5 में से मैंने आपको 2 बता दिए। पहला कौन सा बताया? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। कौन बन सकता है जल्दी से बताओ? सीए, सीएस, सीएमए एंड इवन एडवोकेट। अपने आप बन जाएंगे या कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी? कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, ध्यान से समझिए। आर यू गेटिंग दैट? दूसरा सर, उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कितनी है? 3, आईसीएसआई, आईसीएमएआई और अपना आईसीएआई। इन तीनों की इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। और अगर मुझे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है तो आई हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद हुम? विद द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। इज दैट ओके विद यू? क्या मैं बोलूं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इज अ रेगुलेटर फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? क्या जल्दी से बता दो, 2 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए या नहीं आ गए? जल्दी से बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। क्या इतनी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। आंसर इज यस। चलिए सर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरा कॉन्सेप्ट। लिखिएगा तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट लिखिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आईबीबीआई लिखिएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये क्या चीज है सर? ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये क्या कॉन्सेप्ट है। लिखिए सर, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये क्या है? लिखिए, 1 सेकंड दीजिए बस मुझे। देखो सर, आईबीबीआई, आप मुझे बताओ जल्दी से, 1 मोर पॉइंट आप मुझे समझाइए। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप कोई बता सकते हैं मुझे मार्केट में कंपटीशन के लिए कौन सा रेगुलेटर है? कंपटीशन के लिए कैन वी से सीसीआई। सिक्योरिटी मार्केट के अंदर बच्चों, सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सिक्योरिटी मार्केट का एनीबॉडी? सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? मुझे ये बता दो जल्दी से। सेबी। अरे बैंकों का रेगुलेटर कौन है दोस्तों? बैंक्स का रेगुलेटर कौन है? दैट इज आरबीआई एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, हमें पता है। इसी तरीके से मेरे एक सवाल और है आप लोगों से। सर इंसॉल्वेंसी के जितने भी मैटर हैं, इंसॉल्वेंसी के जितने भी मैटर्स हैं, उनके लिए रेगुलेटर्स कौन है? इंसॉल्वेंसी के लिए जो भी मैटर्स हैं वो कौन है? दैट इज आईबीबीआई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आईबीबीआई इज नथिंग, ही इज अ रेगुलेटर ऑफ इंसॉल्वेंसी मैटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? लिखिए सर, आईबीबीआई को किसने सेटअप किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एंड इट इज ऑल्सो अ स्टैच्यूटरी बॉडी। इट इज ऑल्सो अ स्टैच्यूटरी बॉडी। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज बीन सेटअप बाय द आईबीबीआई। लिखिएगा, इसका जो ऑफिस है बच्चों आईबीबीआई का, वो दिल्ली में है। लिखिएगा मयूर भवन, 7th फ्लोर, शंकर मार्केट दिल्ली, शंकर मार्केट दिल्ली। 7वें फ्लोर पे दैट इज आईबीबीआई, इसका ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है। इसको याद रखिएगा, नॉलेज है और आपको पता होना चाहिए। छोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। और इनके आईबीबीआई का जो फर्स्ट चेयरमैन बने थे, दैट पर्सन वाज सीएस मधुसूदन साहू। He was the first chairman of IBBI. Are you getting that? तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड दैट इज दिल्ली में ऑफिस है इनका। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? सीएस मधुसूदन साहू। ये मैं रब कर रहा हूँ। इज दैट ओके? चलिए सर, और सुन लीजिए। अब इसके अंदर एक चीज और बता दूं मैं आपको, दैट इज आईबीबीआई एक्चुअली क्या है? ही इज अ रेगुलेटर। और जितने भी इंसॉल्वेंसी के मैटर्स हैं वो कौन रेगुलेट करेगा? आईबीबीआई रेगुलेट करेगा। और मैं आपको बता दूं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी
ये सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, कौन रेगुलेट करेगा? आईबीबीआई। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ये सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये कौन रेगुलेट करेगा? आईबीबीआई। और एक चीज और बता दूं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी हैज टू गेट रजिस्टर्ड विद आईबीबीआई। और एक चीज और सुन लीजिएगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इनको दो रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं। एक तो दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एंड सेकंड दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड विद आईबीबीआई। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को दो दो जगह रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ रहे हैं, एक आईबीबीआई के साथ भी और एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के साथ भी। हैव यू अंडरस्टैंड? और सर ये चेक करता रहेगा कि भाई ये जितने भी ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी हैं और ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हमारे देश में काम कर रहे हैं सही तरीके से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ आईबीबीआई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग? तो दिस इज द थर्ड कॉन्सेप्ट। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मैं 5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन वाइज। इसके ऊपर सारे सेक्शन दे रखे हैं। आईबीबीआई के लिए कौन सा सेक्शन है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के लिए कौन सा सेक्शन है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की क्या ड्यूटी है, ये तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूं ताकि चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। आगे जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो आप चौक मत जाना कि ये क्या है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का क्या काम है? सर लिक्विडेशन प्रोसेस में और रिवाइवल प्रोसेस में काम करना। और सर ये किसके साथ रजिस्टर्ड होंगे? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के साथ। और ये दोनों किसके साथ रजिस्टर्ड होंगे? आईबीबीआई के साथ। आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये क्या है? रेगुलेटर। ऑफिस कहां है? दिल्ली के अंदर। और पहले चेयरमैन कौन बने थे? मधुसूदन साहू साहब। इज दैट ओके विद यू? एक चीज और सुन लीजिएगा, एक चीज और इसके अंदर बता दूं मैं आपको। आईबीबीआई की एक वेबसाइट भी है, लिखिएगा ibbi.gov.in, ibbi.gov.in। और हम रिकमेंड करते हैं हर कंपनी, हर बच्चा जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा है उसको 3 वेबसाइट के ऊपर फ्रीक्वेंटली विजिट करना ही चाहिए। mc.gov.in, sabi.gov.in। सर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंपनीज एक्ट में जो जो अमेंडमेंट आ रही है, कंपनीज एक्ट में क्या हो रहा है वो आपको इस वेबसाइट से पता चलेगा। सैबी में क्या क्या हो रहा है, सैबी लॉज में क्या क्या हो रहा है वो आपको इस वेबसाइट से पता चलेगा। और सर आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर क्या अमेंडमेंट आ रही है वो और क्या क्या हैपनिंग हो रही है वो आपको इस वेबसाइट से पता चलेगा। ibbi.gov.in, ibbi.gov.in। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और सर ये वेबसाइट है और इसके अंदर आप देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के लिए मिलेगी। ये लीगल फ्रेमवर्क दिख रहा है आप लोगों को? आप इस लीगल फ्रेमवर्क में जाएंगे तो देखो एक्ट में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में क्या अमेंडमेंट आई है वो सारी चीज आपके सामने देखो। 12 अगस्त 2021 को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2021 आ गया है। आर यू गेटिंग दैट? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट से देखने को मिलती है बेसिकली। तो सर आप फ्रीक्वेंटली विजिट किया कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को बेसिकली मिलेगा। आप मुझे बताओ जल्दी से कितने को, क्या 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? ये सारी चीजें मिलकर रेगुलेट करती हैं किसको? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को, इन आईबीसी 2016 को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। इज दैट ओके? चलिए सर और सुनिए, लिखिए कितने कॉन्सेप्ट बता दिए, जल्दी से बता दीजिए कितने कॉन्सेप्ट हो गए हैं? 3 कॉन्सेप्ट हो गए। और मैंने आपको बताया था आईबीसी के अंदर कितने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए, जल्दी से बताइए। हाउ मेनी कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड? 5 कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था? दैट इज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। दूसरा कौन सा था? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। तीसरा क्या था? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए सर अब सुनिए, चौथा कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। चौथा कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। लिखिएगा अब ये क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होती है लिखिएगा। हमारे देश में आईबीबीआई ने रजिस्टर्ड किया हुआ है एनईएसएल को। ध्यान से सुनना, एनईएसएल को। एनईएसएल की फुल फॉर्म लिखिए, नेशनल ई गवर्नेंस, नेशनल ई गवर्नेंस सिक्योरिटीज लिमिटेड, नेशनल ई गवर्नेंस सिक्योरिटी लिमिटेड। और ये आईबीबीआई ने रजिस्टर्ड की हुई है। किसने रजिस्टर्ड की हुई है? आईबीबीआई ने, एनईएसएल। और लिख लो एक चीज और बता दूं, ये जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है इसका ऑफिस है नवी मुंबई में। ये भी आप सुन लीजिए। अब ये है क्या, ये थोड़ी देर में बताऊंगा, नोट कर लो पहले। इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस लिख लीजिएगा, हेड ऑफिस लिख लीजिए सर।
कहां पे है बच्चों, हेड ऑफिस कहां पे है, नवी मुंबई में। इतनी बात क्लियर है सबको, नवी मुंबई में। अब सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लिसन केयरफुली नाउ। ये एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है, ये एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है, और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, टू कलेक्ट, कोलेट एंड डिसेमिनेट। मैं फिर बता दूं, ये मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं सिर्फ, टू कलेक्ट, कोलेट एंड डिसेमिनेट। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में इसके ऊपर जब प्रोविजन आएंगे, सेक्शन आएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। टू कलेक्ट, कोलेट एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बोरोवर, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बोरोवर। लिख लो इसको। सर अगर सारे, कोलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कोलेट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, डिसेमिनेट मतलब होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो सर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का काम क्या है, मैं आपको समझा देता हूं, लिखिएगा। ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, ठीक है। कोई भी बैंक, कोई भी लेंडर, कोई भी पीएफआई, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब भी किसी बोरोवर को, जब भी किसी बोरोवर को, बोरोवर का नाम लिख लीजिए या एक्स लिमिटेड, लिखेगा फाइनेंस देगा, लोन देगा, फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। तो मेरा सवाल ये है, क्या बोरोवर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन बैंक इकट्ठी ले लेगा, नहीं ले लेगा? आप सबको पता है लोन देने से पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो सर बैंक और पीएफआई क्या करेगा, बोरोवर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा, और सर वो अपने पास रखता है बोरोवर को लोन देने से पहले ऑन अ सेफर साइड। और बैंक और पीएफआई क्या कह रहे हैं, बैंक और पीएफआई के ऊपर एक ड्यूटी क्या लगा दी है, ये जितनी भी बोरोवर की इंफॉर्मेशन है, ये आप किसको फाइल कर दोगे, फाइल इंफॉर्मेशन ऑफ बोरोवर। किसको फाइल कर दोगे, किसको फाइल कर दोगे, जल्दी से बताओ। इसको और ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है। अब हिंदुस्तान में क्या बड़े सारे लेंडर्स होंगे जो बोरोवर को लोन देंगे, बैंक, पीएफआईज, तो क्या वो सारे के सारे बोरोवर की डिटेल एनईएसएल को फाइल करते रहेंगे, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को? यस सर। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर जो जितने भी बड़े बड़े बोरोवर्स है, क्या उनका एक सेंट्रलाइज्ड डेटा आप मुझे बताओ एनईएसएल के पास क्रिएट हो जाएगा, हाँ या ना? एंड आंसर इज यस, एंड आंसर इज यस, दैट इज द पर्पस। अब आप बोलोगे सर एनईएसएल के पास अगर बोरोवर का डेटा अगर इकट्ठा हो जाएगा तो उसका फायदा क्या होगा? फायदा सुन लो ना यार। अगर कोई दूसरा बैंक सेम बोरोवर को लोन दे रहा है, तो क्या वो बैंक एनईएसएल से उसकी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, हाँ या ना? यस सर। और सर अगर वो इंफॉर्मेशन उसको मिल गई बैंक को, आप मुझे बताओ एनईएसएल ने अगर बैंक को वो इंफॉर्मेशन दे दी बोरोवर के रिगार्डिंग, तो क्या बैंक को पता चल जाएगा ये बोरोवर जेन्युइन है, डिफॉल्टर है, क्या है? आप मुझे बताओ, क्या हमारे देश में अगर ऐसा एक सेंट्रलाइज बॉडी बन जाए जो सारे बोरोवर की इंफॉर्मेशन अपने पास इकट्ठी करके रख रहा है और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकते हैं, डिसेमिनेट भी कर सकते हैं, तो आप मुझे बताओ क्या ये एक अच्छी चीज है या नहीं है? दैट इज द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। मैं थोड़ा और एक एग्जांपल देके इसको समझाना चाहता हूं। देखिए, समझते हैं इस बात को। ये एनईएसएल है सर, समझते हैं इस बात को, देखें, समझना ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। देखिए, ये एनईएसएल है, ठीक है भाई। मैंने बोला जो बैंक है, ये एक बैंक है, बैंक 1, लिखो ये बैंक 2, ठीक है, ये एक बोरोवर है। अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, इसने भी इसे लोन दिया हुआ है और इसने भी इसे लोन दिया हुआ है। मुझे जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में लिखकर, किसने लोन दिया हुआ है? बैंक 1 ने भी लोन दिया हुआ है और बैंक 2 ने भी लोन दिया हुआ है। इज दैट ओके? बोरोवर ने, इसने 2000 करोड़ का लोन दिया, उसने 1000 करोड़ का लोन दिया हुआ है, दोनों ने लोन दिया हुआ है। तो मुझे बताओ, बैंक एनईएसएल को, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को, बोरोवर की इंफॉर्मेशन कब कब देगा? आप ध्यान से सुन लो। बैंक बोरोवर की इंफॉर्मेशन एनईएसएल को 2 बार देगा। मैंने अभी पहली बार बता रहा हूं, 2 बार देगा। वो 2 बार कब देगा वो सुनने वाली बात है। बैंक जब इसे लोन देगा, स्टेप 1 लोन देगा, तब आप एनईएसएल को बताओगे। और अगर बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया, और अगर किसने डिफॉल्ट कर दिया बच्चों? बोरोवर ने अगर डिफॉल्ट कर दिया। किसने डिफॉल्ट कर दिया बोलो? बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया। तो सर क्या बैंक इसके खिलाफ आईबीसी कोड के अंदर क्या एक्शन ले सकता है क्या? आंसर इज यस, एक्शन भी लिया जा सकता है। तो बैंक ने जब लोन दिया तब भी आप एनईएसएल को बताओ, और जब बैंक ने बोरोवर के खिलाफ एक्शन लिया, यानी जब बैंक ने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया, तब भी आप बोरोवर को बताओगे। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? एक बात दोबारा, बैंक बोरोवर की इंफॉर्मेशन
कब कब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को बताएगा? दो बार। एक तो जब बैंक ने लोन दिया तब उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी, इस बोरोवर को इतना लोन दे रहे हैं, इसकी ये डिटेल है। दूसरा, जब बोरोवर डिफॉल्ट करेगा और बैंक आईबीसी के अंदर इसके खिलाफ एक्शन लेगा बोरोवर के खिलाफ, तो भी आप एनईएसएल को बताओगे क्या एट द टाइम ऑफ डिफॉल्ट कि सर इस बोरोवर ने क्या कर दिया है, डिफॉल्ट कर दिया है, इससे हम पैसा रिकवर कर रहे हैं। अब देखो जरा ध्यान से सुनना कहानी क्या है। क्या एनईएसएल को डिफॉल्ट के बारे में पता चल गया? पता चल गया। तो सर एनईएसएल को जैसे डिफॉल्ट के बारे में पता चलेगा तो एनईएसएल इस बात की खबर दूसरे बैंकर्स को भी दे देगी, जिसकी वजह से क्या फायदा होगा, दूसरे बैंकर भी अपने लोन की रिकवरी कर पाएंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं क्या दूसरे बैंक भी एनईएसएल से इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं उस बोरोवर की? आंसर इज यस। तो क्या एक सेंट्रलाइज डेटाबेस अगर इस तरीके से क्रिएट हो जाए, आप मुझे बताइए, तो जितने भी लेंडर है उसके लिए यूजफुल होगा या नहीं होगा? यस सर। और क्या वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, वो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या हमारे देश में फॉर्म हो चुका है? यस। और उसका नाम क्या है? एनईएसएल। उसका नाम क्या बोलो? एनईएसएल। और सर ऑफिस कहाँ है बोलो? नवी मुंबई में। और एनईएसएल की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस सिक्योरिटी लिमिटेड। अभी इन शॉर्ट सर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इन शॉर्ट इसका पर्पस क्या है? इन शॉर्ट इसका पर्पस क्या है? लिखिएगा, टू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द बोरोवर। बस अब आप इतना लिख लीजिएगा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द बोरोवर। दैट इज द बेसिक पर्पस, that is the basic purpose I would say. So that is something the concept of information utility. Is that okay with you? एक centralized database, बोरोवर की इंफॉर्मेशन जिसके पास इकट्ठी हो जाएगी ताकि उससे इंफॉर्मेशन दी भी जा सके, उससे इंफॉर्मेशन ली भी जा सके रिगार्डिंग द बोरोवर। क्या अपने आप ही आप मुझे बताओ, अगर एक ऐसी अथॉरिटी होगी जहां पे बोरोवर की इंफॉर्मेशन होगी, तो क्या इंसॉल्वेंसी के मैटर में मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, क्या बहुत ज्यादा हेल्प होगी या नहीं होगी? आई वुड से आंसर इज यस। आई वुड से आंसर इज यस। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? यस सर। तो दैट इज द फोर्थ कॉन्सेप्ट। अब आप मुझे बताओ मैंने क्या क्या बता दिया, एक बार याद कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं क्या क्या बता दिया। देखो सर, सबसे पहले बताया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, फिर बताया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, फिर बताया आईबीबीआई, और फिर मैंने आपको बता दिया इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। लिखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 5, लिखिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 5। अब सुन लीजिए ये क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड। इसमें कुछ नहीं है, ये जब टाइम आएगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप बस इतना समझ लीजिएगा। आईबीसी 2016 में एक फंड और बनाया गया है, और उस फंड के अंदर अब पैसा कहां से आएगा बहुत लंबी चौड़ी बात है, जब आएगा टाइम, जब सेक्शन पढ़ाऊंगा तब पढ़ेंगे। बस आप समझ लो, अगर कहीं किसी का रिवाइवल हो रहा है और इसके रिवाइवल के अंदर पैसे की जरूरत पड़ रही है, मतलब आप किसी कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हो और फंड्स की जरूरत पड़ रही है, तो सर वो फंड्स कहां से आएगा? इस फंड में से, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड। तो कैन वी से इन दिस लॉ आईबीसी अ सेपरेट फंड हैज बीन क्रिएटेड। In this law IBC, a separate fund has been created, and the purpose of the fund would be कि जब भी किसी कंपनी का रिवाइवल हो रहा होगा तो पैसे की अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, एक फंड को, इस फंड में से पैसा यूटिलाइज किया जा सकता है। तो दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड। अब जल्दी से बताइए, क्या ये 5 नए कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुए थे क्या आपको समझ में आ गए हैं? इज दैट ओके? क्या सारी बातें जो जो आज मैंने बताई आपको, क्या वो भी समझ में आ गई है? बोलो हाँ या ना। होपफुली आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द कोड समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और सर ये कौन क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या है, रिवाइवल कौन करेगा, मुझे लगता है इतनी चीज़ें बताने के बाद अब आप तैयार हैं पढ़ने के लिए क्या? द अल्टीमेट आईबीसी। और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 से, और आपको पढ़ना सिखाऊंगा सेक्शन 1 कैसे पढ़ा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो सर दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 2 क्लास मैंने लिए, एक क्लास में पर्पस बताया, दूसरी क्लास में ये सारी चीजें आज हमने आपके साथ डिस्कस की। अच्छा सर, होपफुली यू आर एंजॉयिंग द सेशन और आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब एक चीज और सुन लीजिएगा देखिए सुनो, जो बच्चे क्लासेस सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो बच्चे क्लासेस सब्सक्राइब कर चुके हैं, और मैंने बोला था अब हमारे लाइव बैच चलेंगे, जो लाइव बैच हम कर भी रहे हैं, तो अब उनको हम अब YouTube पे क्लास नहीं देंगे, हम अपने एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर पे क्लास देंगे, एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर पे क्लास देंगे। इज दैट ओके विद यू? चलिए सर। तो सर अभी लाइव बैच किस किस के चल रहे हैं? ड्राफ्टिंग का चल रहा है लाइव बैच, कॉर्पोरेट फंडिंग का चल रहा है लाइव बैच, और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का चल रहा है लाइव बैच। इन 3 चीजों के लाइव बैच चल रहे हैं।
तो अब जो बच्चा ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है इन सारे सब्जेक्ट्स को मेरे, या फिर सब्सक्राइब करना चाहता है, तो आप अपना नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, अपनी पेमेंट रसीट, आपकी पेमेंट रसीट, नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, अपनी पेमेंट रसीट, और आप कौन से डिवाइस पे लाइव क्लास देखना चाहेंगे, फोन पे या लैपटॉप पे, आप मेरे को मेरे फ़ोन नंबर 9891454112 पे व्हाट्सएप कर दें। इज़ दैट ओके विद यू? व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा, जब आप मेरे को ये चीज़ें व्हाट्सएप कर देंगे, व्हाट आई विल डू, जब आप मेरे को ये चीज़ें व्हाट्सएप कर देंगे, मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप मेरे को ये चीज़ें व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे सॉफ्टवेयर का लिंक दे दूंगा, और आपको मैं गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे क्लासेस देखनी है, और वो लाइव क्लासेस कैसे होंगी, आई विल गाइड यू, एंड मैं आपको सॉफ्टवेयर भी शेयर कर दूंगा, और आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और उसी के अंदर फिर हमारी लाइव क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। इज दैट ओके? तो वहीं पे हम लोग, और जो मर्जी पूछेगा सर, जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, लाइव पूछिएगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। चलिए सर, तो जल्दी से मेरे को जितने भी बच्चे क्लास सब्सक्राइब कर चुके हैं ये सारी चीजें मेरे को भेज दीजिएगा, सो दैट हम जल्द से जल्द अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर पाएं। इज दैट ओके विद यू? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग और डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।